हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको इंग्लिश का दिया था जिसमें टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस समझाया था। जिसे भी ने भी वो वीडियो नहीं वॉच किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो उस वीडियो को वॉच कर लें तो पता चल जाएगा टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर है। आज हम चल रहे हैं ट्रांसलेशन के अगले ही पार्ट में कि किस तरीके से हमें ट्रांसलेशन की भूमिका बनानी है। ठीक है, क्या ट्रांसलेशन होता है, कैसे कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन सब के बारे में समझेंगे डिटेल से। तो देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांसलेशन में देखिए, सबसे पहले तो देखिए कोई भी वाक्य हो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसकी कोई संरचना होती है कि नहीं होती है। कोई भी वाक्य हो उसका क्या होगा, कोई सूत्र होगा। जैसे आप पढ़ते हैं कोई भी हिंदी वाक्य लिखवा देते हैं आपको टीचर के, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया, फिर क्या आती है आपकी ऑब्जेक्ट प्लस इस तरीके से अदर वर्ड एडवर्ब वगैरह, ऐसा कुछ सूत्र लिखा देते हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं बताया जाता कि वास्तविक तौर पे कर्ता क्या होता है, क्या है कर्ता। आपको बता तो दिया कि कर्ता को सबसे आगे लिखना है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कर्ता होता क्या है, तो कैसे सबसे आगे लिख दोगे। तो आज हम समझेंगे कि कर्ता क्या है, उसके बारे में भी समझेंगे, थोड़ा और भी डिटेल जानेंगे। तो देखिए ट्रांसलेशन, सबसे पहले स्ट्रक्चर का मतलब होता है सूत्र। जो स्ट्रक्चर होता है वो तीन पार्ट में, मेजर पार्ट में बटा होता है। जैसे यानी एक सब्जेक्ट पार्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वैसे तो आप सेंटेंस देखते हैं दो पार्ट में बटा होता है सेंटेंस, एक सब्जेक्ट पार्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट। लेकिन यहाँ पर हमें ट्रांसलेशन पढ़ना है, इसलिए हम ट्रांसलेशन को इजी किस तरीके से बना सकते हैं वो ज्यादा फोकस करेंगे उस पर। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मेन भूमिका निभाते हैं स्ट्रक्चर में। तो देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है। वर्ब कोई भी हो सकती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, एचबी का मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और एमबी का मतलब मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। वो वाली एमबी नहीं है जो कहते हैं आप नेट चलाओ एमबी खर्च हो जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, और कर्म कितने प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, आप कह दो NLO, ये क्या है, अरे भैया नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का मतलब निर्जीव कर्म, और लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब सजीव कर्म। ये क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब निर्जीव कर्म, और ये क्या है आपका लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब सजीव कर्म। यानी निर्जीव और सजीव, एक में जान होगी, सजीव में क्या होगी, जान होगी, इसमें निर्जीव में जान नहीं होगी। दो प्रकार के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर यानी सूत्र। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। हमें ट्रांसलेशन में पहुंचने से पहले पहला पॉइंट सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करनी, दूसरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तीसरा आपका मेन वर्ब के बारे में, चौथा आपका ऑब्जेक्ट के बारे में, पांचवा आपका एडवर्ब के बारे में। इन पांचों पॉइंट पर बहुत ही डीपली चर्चा करनी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे एक वाक्य का मतलब होता क्या। तो इसके अंतर्गत पहली हेडिंग बनाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता क्या होता है, यानी किसी भी वाक्य में काम को करने वाला हो, यानी जो काम को करे या जिसके बारे में कोई बात कही जा रही हो, तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे हम कहते हैं राम डॉक्टर है, तो राम के बारे में बात की जा रही है कि राम डॉक्टर, कौन है डॉक्टर, राम। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर कोई जैसे कह दिया मैं मंदिर जाता हूं, तो मंदिर जाने का काम कौन कर रहा हूं, मैं कर रहा ना, मैं मंदिर जाता हूं, तो सब्जेक्ट क्या कौन हुआ, मैं। जैसे कह दिया यार मोहिनी एक पत्र लिखती है, तो कौन लिखती है पत्र, मोहिनी लिखती है ना, लिखने का काम कौन कर रहा है, मोहिनी, तो कौन होगा सब्जेक्ट, मोहिनी। तो बात समझ में, जो वाक्य में काम करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। इतनी बात समझ में आई आपको। इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें लिखना हो तो कोई भी एग्जाम्पल लिख लें, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब क्या है, मैं बाजार जा रहा हूं। तो इसमें कौन जा रहा बाजार, मैं। बाजार जाने का काम कौन कर रहा, मैं। तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका, आई। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट छांटना है। यानी आप किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को पता करने के लिए मेन वर्ब में क्या लगाकर, मुख्य क्रिया में क्या लगाकर, कौन लगाकर प्रश्न करिए। ठीक है, जब आप हु से क्वेश्चन पूछेंगे मेन वर्ब से, तो आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा, यानी कर्ता पता चलेगा क्या है इसमें कर्ता। ठीक है, इसके बाद जिसे ये नोट करना है नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, तो लिख लिया होगा। तो दूसरा पॉइंट उसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मीन्स क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब मीन्स, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब का मतलब, हाँ आप लोग कह रहे होंगे सहायक क्रिया, बिल्कुल सही, सहायक क्रिया होता है। लेकिन यहां हम हेल्पिंग वर्ब का मतलब बताएंगे आपको पहचान, क्योंकि हम किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से उस टेंस की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, पहचान। जैसे कि हमने देखिए कोई भी वाक्य हो, मान लीजिए ये वाक्य है कोई इतना
और कहीं ना कहीं फुल स्टॉप होगा, तो जहां ये स्टॉप होगा तो वहां क्या बनाएंगे आप, गोला। अगर आपके उस गोले में है, हूं, हो, हैं फंस जाए तो यानी आप क्या कहेंगे, ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट का है। ये वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट का। और अगर आपके लास्ट के जो गोला है उसमें था, थी, थे फंसे तो आप क्या कहेंगे, ये टेंस जो ये वाक्य जो है ये पास्ट टेंस का है। अगर गागी गे या होगा, होगी, होगे फंसेगा आपके गोले में तो क्या है, वो फ्यूचर टेंस का। क्या होगा, फ्यूचर टेंस का होगा। जैसे हमने कहा राम बाजार गया, या फंस गया, क्या इनमें से कुछ भी नहीं है। अरे इनमें से कुछ भी नहीं है तो एक इनका छोटा लड़का है ना, बहुत शैतान है, सिंपल इंडेफिनेट, ये इनकी बात नहीं मानता है, इसके रूल्स अलग फॉलो होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें वह बाजार जाता है तो ता है आया ना, है का मतलब प्रेजेंट, ठीक, बात समझ में आ रही। वैसे तो समझिए यहाँ पर अगर आपके गोले में ये फंसेगा तो क्या आएगा, प्रेजेंट, ये आए तो पास्ट, ये आए तो फ्यूचर। अब देखें इससे पहले कुछ वर्ड होंगे, इसको क्या कहते हैं हम, सेमी टेंस। यानी अगर कह दिया जाए कि ये क्या है, 3 भाई हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के 4 लड़के हैं। सेमी टेंस क्या है, इन्हीं से निकले हैं 4 लड़के। कौन कौन से, सिंपल या इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए सिंपल या इंडेफिनेट ये छोटा है लेकिन बड़ा ही शैतान है, ये इन लोगों की बात नहीं मानता है, ठीक है। तो इसके रूल्स अलग से ही हमें पढ़ना है, इसको अलग से ही पढ़ाएंगे, इन तीनों को कंबाइंड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या होगी, तो इसमें देखिए, इसमें लिखा भी है, मुख्य क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते हैं आएगा। मुख्य क्रिया के साथ में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वहां कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। कहना ऐसा क्यों सर जी, मुख्य क्रिया के अंत में ही क्यों आते हैं? क्योंकि अगर कुछ लोग लिखाते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वहां क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। तो हम उनसे कहते हैं, जैसे कहते हैं कि मेरे पास एक तोता है, तो क्या इसमें प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा? प्रेजेंट टेंस तो होगा लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं होगा। जैसे क्या दिया जाए, राधा के घर में एक कुत्ता है, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है? बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर जी, हमारे सर ने बताया था ता है अंत में आ जाए तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अरे बिल्कुल नहीं भैया, ता है अंत में आ गया तो वो तो ठीक है, लेकिन मुख्य क्रिया के अंत में होना चाहिए। मुख्य क्रिया तो नहीं है ना ये। जब कौन है कुत्ता, कौन है कुत्ता, जब था, थी, थे, है, हूं, है इत्यादि के निकट में, गागी गे के निकट में कर्ता पहुंच जाए तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग जो बनाएंगे आप इंग्लिश तो किससे जाएंगे, वो देयर के प्रयोग से जाते हैं। अगर इसकी आप इंग्लिश बनाएंगे तो देयर इज अ डॉग इन राधाज हाउस, ऐसा बनेगा। देयर का प्रयोग है ये, देयर इज अ डॉग, एक कुत्ता है, कहाँ है, इन किसके घर में, राधा के घर में ना, तो राधाज अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, राधाज हाउस या हाउस ऑफ राधा, ऐसा बनेगा भैया। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का नहीं है, ठीक है। इसके बाद मुख्य क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे इत्यादि शब्द आ जाएं या आ, ई, ए की आवाज पे वाक्य खत्म हो जाए तो वहां क्या होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। वहां कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। जैसे राम मंदिर गया, आप पे खत्म हो गया ना, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनेट। या राम मंदिर जाता था, कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनेट। अगर हम कहते हैं राम मंदिर गया है तो पास्ट नहीं होगा भैया, है का मतलब प्रेजेंट, और आई, ए की आवाज यहां भी लिखी है तो परफेक्ट चला जाएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, समझ रहे ना। इसके बाद देखिए, अगर मुख्य क्रिया के साथ में गागी गे आए, जैसे हम मंदिर जाएंगे, गे जोड़ा है ना साथ में, इसका मतलब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये शब्द आ जाएं, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, या ये शब्द आए इससे पहले ये आए तो वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे हम मंदिर जा रहे हैं आया प्रेजेंट, रहे आया कॉन्टिन्यूअस, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बच्चे कक्षा में खड़े हैं आया प्रेजेंट, खड़े कॉन्टिन्यूअस क्रिया, कार्य क्या है, कंटिन्यू है, क्योंकि कुछ क्रियाएं कॉन्टिन्यूअस होती हैं, जैसे खड़ा, पड़ा, बैठा, ये सब क्या है, कंटिन्यू क्रियाएं। तो यहाँ क्या होगा, कार्य जारी है, और जहां कार्य जारी रहता है वहां टेंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे मान लिया रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, पड़ा था, बैठा था आया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार आप क्या है, अगर वाक्य क्या हो जाए, कार्य क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, अगर प्रेजेंट टेंस में कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट भूतकाल में अगर काम का समाप्त होना पाया जाए तो पास्ट परफेक्ट,
और भविष्य काल में किसी कार्य का समाप्त होना पाया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कह दिया जाए कि चुका होगा या चुकी होगी, जैसे हम कहते हैं वह खाना खा चुका होगा, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, होगा होगी आया फ्यूचर है और चुका आया परफेक्ट है, तो क्या होगा, काम समाप्त हो चुका होगा, इसलिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। बात समझ में आ रही? अब ध्यान देना, ये देखिए ये दो टेंस का कॉम्बिनेशन है, ये दो भाई है, ये एक बड़ा छोटा, ये दोनों लड़के थे, ठीक है, इसलिए ये दो का कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों आ गए। तो देखिए ये जब हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे ना तो बहुत अच्छे से बताएंगे इसे। देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखिए ये इसके वर्ड आ गए, कंटीन्यूअस वाले वर्ड आ गए सब, देखिए रहा, रही, रहे, खड़ा, पड़ा, बैठा, ये सब आ गए। अब ये कह रहा भैया मेरा क्या है, तो ये कहता ठीक है, अगर समय के बाद से आ गया तो परफेक्ट आएगा, समय के बाद से आया तो परफेक्ट, यानी कोई भी निश्चित समय या निश्चित समय के बाद अगर से आ रहा है तो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट में होगा। कहना सर परफेक्ट तो यहां भी पढ़ाया था, जब कार्य समाप्त हो जाए तब भी परफेक्ट है, लेकिन नहीं, जब अंत में रहा, रही, रहे, खड़ा, पड़ा, बैठा, यानी कंटीन्यूअस भी है, कार्य जारी भी है, और समय के बाद से आया कि कितने समय से काम जारी है, क्या निश्चित समय है कोई, या टाइम ऑफ पीरियड है, या टाइम ऑफ क्या है, ऐसा अनिश्चित समय है, टाइम ऑफ पॉइंट यानी निश्चित, और टाइम ऑफ पीरियड यानी अवधि वाला समय क्या होता है, अनिश्चित। ठीक है, तो क्या निश्चित समय या अनिश्चित समय, उसके बाद क्या आएगा, से शब्द आएगा, तो ये दोनों काम करेंगे, क्या, परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे हम कहते हैं राम 2 बजे से तुम्हें याद कर रहा है, राम 2 बजे से तुम्हें याद कर रहा है मतलब प्रेजेंट, और रहा मतलब कंटीन्यूअस, कब से, 2 बजे से, समय के बाद क्या आया, निश्चित समय के बाद क्या आया, से आया, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आप और भी जितने एग्जाम्पल हैं, तो पहचान, इसमें आपकी पूरे टेंसों की पहचान छिपी है, तो जिसको जिस टेंस की पहचान समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकता है कि सर इस चीज को दोबारा से समझा देना। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ज्यादातर होते हैं बच्चे पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में, तो अंतर हम बता दे रहे पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है। ध्यान दीजिए, जहां केवल आ ई ए की आवाज पर वाक्य समाप्त हो जाए, जैसे हम कहते हैं राम मंदिर गया या मैंने तुम्हें बुलाया, ठीक है, मैंने तुम्हें बुलाया, तो आ पे खत्म हुआ ना, मैंने तुम्हें बुलाया क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और हम कहते हैं मैंने तुम्हें बुलाया था, पास्ट परफेक्ट है, मैंने तुम्हें बुलाया था, पास्ट परफेक्ट है, मैंने तुम्हें बुलाया, पास्ट इंडेफिनिट है। समझ में आया ना, जब आई ए की आवाज पर वाक्य समाप्त हो जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, और जब आई ए की आवाज के बाद में अगर ये शब्द आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, आई ए की आवाज के बाद था थी थे आ जाए तो पास्ट परफेक्ट, और गागी के आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को अपने मोबाइल पर शीघ्र या जल्दी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो वीडियो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है तो मेरे साथ बने रहना होगा, मैं ज़्यादा कुछ ही पार्टों में आपको ट्रांसलेशन सिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा लेंथी होता है ना, तो इसमें बच्चों को देखने में भी प्रॉब्लम होती है, और थोड़ा सा जब अपलोड करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एमबी बहुत सारी लगती है ना उसमें, इसीलिए बड़ा वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है जल्दी। तो इसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे हम। अभी 2 पॉइंट हमने समझाए हेल्पिंग वर्ब, जिसको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।